नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या-क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि एनएसई और बीएसई में कुल मिला के 5000 से भी ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं, लेकिन इनमें से लगभग 4500 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपका वेल्थ को लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रॉय करेंगे, ना कि क्रिएट करेंगे। तो हमें हमारे पास एक ऐसा फ़िल्टर होना चाहिए जिससे कि हम इन खराब कंपनियों से दूर रह सकें और अच्छी कंपनियों को सेलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकें। क्योंकि आपको पूरे लाइफ टाइम में 8 से 10 स्टॉक चाहिए पूरा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। आपको 50 या 100 स्टॉक नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके 5-7 स्टॉक भी बड़े विनर्स बन गए तो आपकी जो वेल्थ है वो यहाँ से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखें वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला, जो कि बहुत ही माने और लेजेंड्स इन्वेस्टर्स में से एक हैं, तो उनकी अगर जो आप वेल्थ देखें तो मैक्सिमम जो वेल्थ है 5, 7 या 10 कंपनियों ने ही क्रिएट करके दी है। उन्होंने काफ़ी सारी कंपनी सेलेक्ट की है अपने लाइफ टाइम में, लेकिन उनमें से 5, 7 या 10 कंपनीज़ बहुत बड़ी विनर्स बनी जिन्होंने मैक्सिमम वेल्थ उनके लिए क्रिएट करके दी। तो इसलिए हमारे पास भी एक अच्छा फ़िल्टर होना चाहिए जिससे कि हम खराब कंपनियों को वीड आउट कर सकें और अच्छी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट कर सकें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे फ़िल्टर्स जिससे लगा के आप अच्छी कंपनीज़ और अच्छे स्टॉक्स खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सा वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला फिल्टर जो हमें लगाना चाहिए वो है कि इंडस्ट्री और सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। देखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं या बिजनेस में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे पैसा बनाना थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली कुछ इंडस्ट्रीज के जहाँ पे पैसा बनाना टफ होता है। तो कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील, इंफ्रा, इन जैसी इंडस्ट्रीज में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें आपको पैसा बनाने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए और उसके बाद जो आप कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, उसमें रिटर्न भी उतना ज्यादा होता नहीं है। वहीं कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जैसे कि कंज्यूमर बिजनेस हो गया, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और साथ ही साथ आईटी। ये कुछ ऐसे बिजनेस है जहाँ पे पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सॉरी थोड़ा इजी होता है, क्योंकि इनमें रिटर्न जो कैपिटल पे है वो काफी ज्यादा होता है और ग्रो करने के लिए उतनी ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होती। कंज्यूमर और आईटी में, बैंकिंग में जरूर कैपिटल चाहिए, लेकिन उसमें रिटर्न आप लॉन्ग टर्म के लिए सेक्युलर ग्रोथ जो रिटर्न होते हैं वो आप बना सकते हैं। यानी कि ये इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके बढ़ती रहती हैं, सेक्युलर ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं। वहीं जो स्टील और इंफ्रा जैसी है वो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं। तो इसीलिए अगर हम एक सही सेक्टर सेलेक्ट कर ले जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमारी आधी दुविधा वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुछ सेक्टर्स जैसे कि मैंने बताया, कंज्यूमर, आईटी और बैंकिंग, इनमें ज्यादातर कंपनीज अच्छा करती हैं। वहीं कुछ सेक्टर जैसे कि स्टील, इंफ्रा, इनमें बहुत ही लाइक कम कंपनीज होती हैं जो अच्छा कर पाती हैं। जो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होती है वो अच्छा करेगी, और वो भी तब उस पर डिपेंड, तब भी वो जो स्टील का साइकिल है या कुछ इंफ्रा का जो कैपेक्स का साइकिल है उस पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस तरह करेंगी। तो अगर हम सही सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न बनाने के। वहीं अगर हम खराब सेक्टर में स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे हमें जो हमारी ड्यू डिलिजेंस है यानी कि रिसर्च है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम वहां पे पैसा बना सकते हैं। तो फिल्टर नंबर 2 है कंसिस्टेंट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद जो दूसरा पॉइंट हमें देखना चाहिए उस सेक्टर में, हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनीज ने पिछले 3 से 5 सालों में 15-20% से ऊपर की सीएजीआर से अपनी सेल्स और प्रॉफिट दोनों को बढ़ाया है। क्योंकि सेल्स का देखना हमें ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। क्योंकि सेल्स का क्या है कि सेल बढ़ानी थोड़ी मुश्किल है एज कंपेयर टू प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा तो कंपनी किसी भी तरीके से बढ़ा सकती है। अपना डेट पे ऑफ कर दे, उससे उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, उससे भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उसके बाद कुछ कॉस्ट कटिंग कर दे, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कट कर दे, या फिर कोई और तरीके का जो एम्प्लॉय का कॉस्ट है वो कम कर दे, कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में फिट कर दे जो है ना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दे। तो काफी तरीके होते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के, लेकिन सेल्स आप सिर्फ मार्केट में ज्यादा सामान बेच के ही बढ़ा सकते हो। तो सेल्स ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों हो वो और भी ज्यादा अच्छा है। तो हमें ये देखना है कि पिछले 3 से 5 सालों में किन किन कंपनीज ने अच्छे तरीके से सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो हमें उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए जाना है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि इन फ्यूचर कंपनी क्या करने वाली है ऐसा कि जिससे इन फ्यूचर भी ये सेल ग्रोथ जो है या प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी।
तो उसके लिए हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ सकते हैं, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कंपनी बताती है कि इन फ्यूचर कंपनी क्या करने वाली है। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है या कोई नई सर्विस लाने वाली है, तो उस सब की इन्फॉर्मेशन कंपनी हमें अपनी एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दे देती है। और अगर आपको ये नहीं पता कि एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे दूंगा, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, जो कि आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना जरूरी होता है। तो हमारा फिल्टर नंबर 3 है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इंडस्ट्री सिलेक्शन और ग्रोथ के बाद हमें ये देखना है कि कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी कितना जनरेट कर पा रही है, यानी कि कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स का फंड है उस पे फंड्स है उस पे कितना पैसा कमा पा रही है। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा है और कंपनी लाइक सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि इंटरनल जो उसके एक्यूरोल्स हैं, जो उसके प्रॉफिट्स हैं, उससे वो इन फ्यूचर भी ग्रो कर सकती है। और साथ ही साथ कंपनी का जितना भी रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उससे ज्यादा तेजी से अगर कंपनी को ग्रो करना है तो कंपनी को एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो सपोज अगर एक कंपनी 100 रुपए जो शेयर होल्डर का फंड्स है उस पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ वो 20% हुआ। तो अगर यहाँ पे कंपनी को 20% से ज्यादा ग्रो करना है तो कंपनी को बाहर से फंडिंग उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंपनी सपोज पहले साल में 100 रुपए पे 20 रुपए कमा रही है, तो उसके जो अगले साल के शेयर होल्डर फंड्स है, अगर कंपनी सारा पैसा रिटेन करती है तो वो 120 रुपए हो गए। तो अगर उस पर फिर से कंपनी 20% का प्रॉफिट कमाएगी तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 24 रुपए का आएगा, यानी कि जो 20 रुपए पे ग्रोथ अगर 20 से 24 पे अब जाए तो 20% की ग्रोथ हुई है। वहीं अगर आप कंपनी को इससे ज्यादा ग्रो करना है तो कंपनी को या फिर डेट उठाना पड़ेगा या फिर इक्विटी को डाइल्यूट करके बाहर से फंड्स रेज करने पड़ेंगे, उसके बिना कंपनी इससे ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर सकती। तो इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होना जरूरी है। और आपको ये भी देखना है कि अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज्यादा है 70 80 90% का, तो क्या वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है अगर कंपनी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसको आउटसोर्स करे और एसिड लाइट मॉडल पे ऑपरेट करे। अदरवाइज ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 100% है किसी का, यानी कि हर हर साल कंपनी अपनी बुक वैल्यू को डबल कर रही है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। मे बी 1 या 2 साल के लिए कंपनी कर दे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे स्लो डाउन जरूर आएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि हमें जरूर देखना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो हमारा फिल्टर नंबर 4 है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी पॉजिटिव। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने के बाद हमें ये देखना है कि कंपनी जो माल बेच रही है, जो सामान बेच रही है, क्या उससे कैश जनरेट कर पा रही है कि नहीं। तो इसका सबसे बड़ा मैट्रिक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हैं जाके। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है या उसे किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ आएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को किस तरह से देखते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरह से पढ़ते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कंपनी सामान बेच के कैश जनरेट नहीं कर पा रही तो उस सामान बेचे का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर कंपनी को ग्रो करने के लिए बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा और साथ ही साथ जो करंट ऑपरेशंस है उनको रन करने के लिए भी कंपनी को बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा। तो जब तक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ठीक है, इंटरेस्ट रेट लो है, लिक्विडिटी है सिस्टम में, तब तक तो ये कंपनी सर्वाइव करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस तरह की कंपनी की ग्रोथ और इस तरह की कंपनी की सर्वाइवल पे भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव होना बहुत ही जरूरी है अगर कंपनी को लंबे समय के लिए अपनी ग्रोथ को सस्टेन करना है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद हमें ये जरूर देखना है कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव हो। और ये आपको सिर्फ 1 साल या 2 साल का नहीं देखना, पिछले 3 साल 5 साल का ट्रेंड देखें, क्योंकि कई बार एक एक या 2 साल के लिए कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हो सकता है कि नेगेटिव हो किसी कारण से, कि कंपनी ने अपने सप्लायर्स को पहले पेमेंट कर दिया या फिर कंपनी ने कुछ इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया ज्यादा, या फिर कुछ भी मतलब इस तरह का पेमेंट कर दिया जिससे कि उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 1 या 2 साल के लिए कुछ खराब हो गया। लेकिन अगर आप जहाँ पे 3 से 5 सालों का देखेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है उसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो हमारा फिल्टर नंबर 5 है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को देखने के बाद हमें ये देखना है कि कंपनी पे डेट बर्डन कितना है, और ये हमें जो डेट बर्डन है ये कंपनी के इक्विटी से कंपेयर करना है। तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर फंड्स हैं उसके कंपैरिजन में कितना डेट है कंपनी पे, ये हमें देखना है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा है तो हमें ऐसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसी कंपनी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
तो हमें ये देखना चाहिए कि जो कंपनी पे डेट है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है उसके कंपैरिजन में कितना है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है और आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी सॉरी उसी इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज है उन पे उतना ज़्यादा डेट नहीं है, तो आपको ऐसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको हर एक कंपनी और हर एक इंडस्ट्री को अलग से एनालाइज करना है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज में जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ज़्यादा होता है और कुछ इंडस्ट्रीज में कम होता है। इसका रीज़न ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज में कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ऑपरेशंस को रन करने की, वहीं कुछ इंडस्ट्रीज में कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई या फिर स्टील या इंफ्रा या फिर रियल एस्टेट, इन कंपनीज का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कंपनीज जो कि आईटी सॉरी एज कम्पेयर टू कंपनीज जो कि आईटी इंडस्ट्री या कंज्यूमर इंडस्ट्री या फिर से फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो अपने जो अपना प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक इंडस्ट्री को आप एक साथ नहीं देख सकते, हर एक इंडस्ट्री को आपको अलग अलग से देखना होगा कि इंडस्ट्री किस तरह के बिजनेस में ऑपरेट करती है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि किस इंडस्ट्री में कितना डेट टू इक्विटी रेशियो रीजनेबल है और कितना डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है। तो हमारा फिल्टर नंबर 6 है प्रमोटर होल्डिंग। तो डेट टू इक्विटी रेशियो देखने के बाद हमें ये देखना है कि कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो ये ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रमोटर जो है, जो मैनेजमेंट जो है, वो बिजनेस को अच्छे से रन करेगी, क्योंकि उनका भी पैसा स्टेक पे लगा है, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्किन इन द गेम। तो अगर प्रमोटर की स्किन इन द गेम है, यानी कि अगर प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है कंपनी में, तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, आपको होता है कि कंपनी जो है अपना बिजनेस को खराब नहीं करेगी, क्योंकि प्रमोटर का भी पैसा उसमें काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। वहीं अगर एक कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कम है तो वहाँ पे चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं कि प्रमोटर अच्छे से उसको रन ना करे। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो और ज़रूरी नहीं है कि कम प्रमोटर होल्डिंग खराब होती है और ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग अच्छी होती है। लेकिन फिर भी अगर प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा है तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, जैसा कि मुझे 40 से 45% की अगर प्रमोटर होल्डिंग हो, उससे ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय कि अगर इससे कम की प्रमोटर होल्डिंग हो। और ये बात यहाँ पे मैं स्मॉल कैप और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करने की कर रहा हूँ, क्योंकि लार्ज कैप में आप इग्नोर कर सकते हैं कि प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, वहाँ पे प्रमोटर के साथ साथ बड़े इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होल्ड करके बैठते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग देखना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमारा सातवां फिल्टर है वैल्यूएशंस। तो सब कुछ सही होने के बावजूद इंडस्ट्री ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग, ये सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर आप एक कंपनी को खरीदने में ज़्यादा पैसा पे कर देते हैं तो वो भी आपको रिटर्न बना के नहीं देगा। तो अगर आप किसी भी कंपनी की ग्रोथ को लेकर श्योर भी हैं, तब भी अगर आप उसके लिए 70 80 या 90 का पी रेशियो पे करते हैं तो वहाँ पे आपका जो रिटर्न बनने का चांस है कम है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर किसी भी कारण से जो ग्रोथ आज 25-30% की दिख रही है, अगर वो 5% भी कम होती है तो ये जो पी आपको 70-80 का दिख रहा है ये डी रेट होकर 50 से नीचे का आ जाएगा। तो इसलिए एक अच्छे स्टॉक को अच्छे दाम पे खरीदना भी उतना ही जरूरी है जितना कि खराब स्टॉक को अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टॉक को बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे खरीद लेंगे, जैसा कि आज की डेट में भारत में काफ़ी सारे ब्लू चिप कंपनियां जो कि बहुत अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन उनका जो वैल्यूएशन है वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए वैल्यूएशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि वैल्यूएशन लगभग आपको 50% से ज़्यादा जो है वैल्यूएशन को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ एक दाम पे जाके बहुत अच्छा बाई होती है, वहीं हर एक अच्छी चीज़ एक दाम पे जाके बहुत खराब बाई होती है। तो इसलिए वैल्यूएशन का खास ध्यान रखें जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मल्टीपल आप ना पे करें किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और आज के वीडियो में हमने बात की 7 इंपॉर्टेंट फिल्टर्स की जो हमें लगाने चाहिए किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले। तो अगर आप इन मैट्रिक्स और इन फिल्टर्स को अप्लाई करके अपना एक पोर्टफोलियो बनाएंगे 8 10 12 स्टॉक्स का, तो इन फ्यूचर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे रिटर्न अच्छा बनाने के स्टॉक मार्केट से। और साथ ही साथ मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो भी स्टॉक लेंगे आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो भी कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उतना लंबा टाइम स्टॉक को होल्ड करें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई है आप ज़रूर बेचें। लेकिन आप जब स्टॉक को किसी को कंसिडर कर रहे हैं आप एटलीस्ट 3 से 5 साल का व्यू से लेकर फिर कंसिडर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन फ्यूचर स्टॉक सेलेक्ट करने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसा बहुत सा अवेलेबल कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए,
बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।